हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस द पॉइंटर सेशन में, एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है डियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पॉइंटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। चलिए आइए बढ़ते हैं। याद रखिएगा द पॉइंटर एनालिसिस, ये द पॉइंटर जो आपकी किताब है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है आपके एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए डियर। याद रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपका इसके बाहर आ ही नहीं सकता है कहीं से। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में, द पॉइंटर के वन लाइनर एनालिटिक सेशन में। चलिए आइए बढ़ते हैं डियर। आज के हमारे क्वेश्चन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, और नई जो बुक है आपकी वो भी लॉन्च हो चुकी है द पॉइंटर की, जो आपके करंट अफेयर की है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में, जिसमें सारे आज के हम अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आ चुका है डियर, कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व विरासत दिवस के रूप में जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, किसके लिए? तो एक प्रकार से स्मारकों और स्थलों के लिए। ठीक है, स्मारकों और स्थलों के लिए विश्व विरासत दिवस की बात की जा रही है। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है डियर? तो 18 अप्रैल को। आपको पता है प्रतिवर्ष जो है विश्व विरासत स्थलों के को नए नए जो स्थल हैं उनकी घोषणा की जाती है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा घोषित किया जाता है डियर। याद रखिएगा, विश्व विरासत स्थलों की, यानी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं पूरी दुनिया में, हर जगह से इन स्थलों की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो इसको दिवस को कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस को तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह जो है विश्व विरासत दिवस 2022 का जो इस बार का थीम है या विषय है वो क्या है? तो विरासत और जलवायु। ठीक है, विरासत और जलवायु जो है इस बार का इसका विषय रखा गया है। याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा जो इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय हमारे देश में टोटल कितने यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं डियर? तो वो टोटल हैं 40। याद रखिएगा, ठीक है, जिनमें से अभी हाल ही में 2 आपके बने थे जो अभी रिसेंटली के हैं। उनमें आपका एक है रामप्पा टेम्पल। कौन सा डियर? रामप्पा मंदिर है जो तेलंगाना में है। ठीक है, और दूसरा है धौलावीरा, जो हमारे ऐतिहासिक स्थल है धौलावीरा, जो संबंधित है गुजरात से। ठीक है, टोटल 40 स्थल हैं विश्व विरासत सूची में भारत से। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा रामप्पा और धौलावीरा, क्योंकि जो चर्चा में है वही आपके एग्जाम में भी आने वाला है। नेक्स्ट हमारा है विश्व हीमोफीलिया दिवस, कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो दिवस है 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की जो विश्व हीमोफीलिया दिवस है उसकी थीम क्या है? सभी के लिए पहुंच, साझेदारी, नीति और प्रगति। ठीक है, ये इस बार किसकी थीम रखी गई है? और लास्ट हमारा जो आज का ये दिवस है उसमें क्या है? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपका वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अप्रैल को। ये तीनों जो दिवस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। याद रखिएगा, जो आपका पहला विश्व विरासत दिवस है 18 अप्रैल को, दूसरा विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, और विश्व आवाज़ दिवस है आपका 16 अप्रैल को। ठीक है, आपको आवाज़ से याद दिलाएं डियर, आवाज़ में अभी हाल ही में जो आपका प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इंडेक्स जारी हुआ था उसमें टॉप पर कौन है? तो वो है बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, बांग्लादेश सबसे शीर्ष पर है डियर, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अगला हमारा क्वेश्चन है डियर, यहाँ पर ये आपका पॉइंट हमको लगता है कहीं से छूटा हुआ है। ठीक है, इसको निगलेक्ट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया? भारत का जो है ये पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है डियर, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है कौशल विकास संस्थान के नाम से भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की कैपिटल है डियर। याद रखिएगा, ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल है। और साथ में यहीं पर है लिंगराज मंदिर। कौन सा? लिंगराज मंदिर है, याद रखिएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा तो वैसे कई सारे अन्य अपने महत्वपूर्ण स्थलों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कौन सा डियर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है,
कोणार्क का सूर्य मंदिर है यहीं पर, उसके अलावा ये लिंगराज मंदिर है यहीं पर, रथ मंदिर यहीं पर है, याद रखिएगा। कौन सा डियर? रथ मंदिर यहीं पर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के। यहीं पर आपका है कलिंगा स्टेडियम। कौन सा डियर? कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? इसी उड़ीसा में है। और उड़ीसा एक प्रकार का तटीय राज्य है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उड़ीसा एक प्रकार से तटीय राज्य भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? इसी उड़ीसा में है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उड़ीसा से संबंधित, जहाँ पर भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? अगला हमारा क्वेश्चन है एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास। कौन सा? एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है कृपाण शक्ति। क्या नाम है डियर? कृपाण शक्ति इसका नाम है। किस राज्य में आयोजित किया गया है? कृपाण शक्ति को कौन से राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है सिलीगुड़ी में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में इसका आयोजन किया गया है। एक प्रकार का अभ्यास, ये एक प्रकार का अभ्यास है डियर, याद रखिएगा। और अभ्यास की अगर बात करें तो सबसे पहले एक अभ्यास आपका है लामीतीय युद्धाभ्यास। हम लोगों ने पढ़ा था किसके बीच में? इंडिया और सेशल्स के बीच में। उसके अलावा हमने पढ़ा था वरुण युद्धाभ्यास, इंडिया और फ्रांस के बीच में। उसके अलावा एक आपका युद्धाभ्यास हुआ था धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास डियर। कौन सा? धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास, इंडिया और जापान के बीच में। और अभी हाल ही में आपका युद्धाभ्यास हुआ था कौन सा? खंजर युद्धाभ्यास। कौन सा? खंजर युद्धाभ्यास हुआ था इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं डियर। दस्तलिक युद्धाभ्यास हुआ था। उसके अलावा आपके कई सारे अन्य युद्धाभ्यास भी होते हैं, जिनमें इंदिरा युद्धाभ्यास भारत और रूस के साथ में। उसके अलावा भारत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों के साथ में कौन से अभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास का। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा और यह आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में कृपाण शक्ति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा है नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौन से देश से संबंधित है डियर? कौन सी मिसाइल है? तो याद रखिएगा नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल कौन से देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूक्रेन से। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? तो यहाँ पर इसकी कैपिटल है कीव और इसके हेड कौन है? जेलेंस्की। ठीक है, जेलेंस्की यहाँ के हेड हैं, याद रखिएगा। इस समय यूक्रेन के बारे में चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस समय रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करके रखा है और यहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन, जितने भी जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में जो फैक्ट हैं वो जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है डियर। ठीक है, तो कीव कैपिटल है, हेड है जेलेंस्की। और रशिया के जो आपका एक एंटीशिप था उसको डुबो दिया है इस यूक्रेन के इस आपके एंटीशिप क्रूज मिसाइल ने। इसीलिए इस समय चर्चा में है, क्योंकि यूक्रेन की मिसाइल के द्वारा रशिया जैसे विशाल शक्तिशाली देश के किसी शिप को पानी में, समुद्र में डुबो देना एक बहुत बड़ी बात है। काला सागर में उनकी शिप को डुबोया गया है यूक्रेन के द्वारा। तब से ये आपकी मिसाइल चर्चा में है और याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हमारा है प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए किस प्रणाली को विकसित किया गया है? तो उसका नाम है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। और ये विकसित किसके द्वारा किया गया डियर? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार यानी उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा विकसित किया गया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। यानी महाराष्ट्र में आने वाले प्रवासी मजदूरों के बारे में जितनी भी जांच पड़ताल है वो की जाएगी इस माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू किया है, वहाँ पे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। और साथ में मुंबई में ही भारत के अधिकांशतः जो इकोनॉमिक फोरम है या संगठन है या जितने भी ज़्यादातर बैंक हैं उनका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा ये आप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर है, तो भुवनेश्वर में है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 डियर, कौन सा, किस योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। कौन सी योजना को जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए, तो ये प्रोवाइड किया गया है उड़ान योजना को। ठीक है, उड़ान क्या होता है, जिसका एक प्रकार से थीम या विषय रखा गया है उड़े देश का आम नागरिक। क्या है डियर, उड़े देश का आम नागरिक इसका थीम है, जिसे उड्डयन मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, ताकि हमारे देश का जो आम नागरिक है, जो सामान्य जनता है, वो भी वायुयान से उड़ान भर सके, अपनी इच्छाओं को, अपनी ड्रीम्स को एक हवा दे सके, उड़ान दे सके। और इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है उड़ान, जो आम नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है, तो नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा। और इस समय उड्डयन मंत्रालय या नागरिक विमानन मंत्रालय का हेड कौन है, तो उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका नाम है डियर, याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसका थीम है उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट हमारा है उड़ान को यह पुरस्कार कौन सी श्रेणी में दिया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नवाचार श्रेणी में जो है इसको दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नवाचार श्रेणी में दिया गया है। और यह पुरस्कार किस अवसर पर प्रदान किया गया है, तो इस आपके अवार्ड को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रोवाइड किया गया है। एक बार आपसे कमेंट में आंसर चाहिए डियर कि सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है, एक बार कमेंट में आंसर आप सभी लोग बताइएगा, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 2016 में। 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा डियर। द पॉइंटर एनालिसिस आपका करंट अफेयर ही नहीं, रामबाण है करंट अफेयर का, क्योंकि आपके एग्जाम में द पॉइंटर से बाहर क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप डेली एनालिसिस देखते हैं, जो आपकी शाम को 8 बजे चलती है डेली करंट अफेयर की, तो याद रखिएगा आपके करंट अफेयर में, आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठने वाले हों, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये इस द पॉइंटर के एनालिसिस के सेशन की गारंटी है डियर। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ान योजना शुरू की गई थी 2016 में, यानी एक प्रकार से ये योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको 2016 में शुरुआत की गई उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, जिसका उद्देश्य है हमारे देश के आम नागरिकों को उड़ने में मदद, यहाँ पर सहायता करना, या एक प्रकार से वायुयान की सुविधा आम नागरिकों के लिए खोल कर रखना। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को आप सारे लोग लाइक कर दीजिएगा डियर, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। चलिए, तो हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है मोरबी गुजरात में। कहां पर, मोरबी गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है हनुमान जी की। ये आपकी प्रतिमा है कितना, तो 108 फीट की प्रतिमा है डियर, याद रखिएगा 108 फीट की प्रतिमा है। इस समय प्रतिमाओं का जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, याद रखिएगा। ये हनुमान जी की प्रतिमा है। अभी हाल ही में हैदराबाद में एक प्रतिमा की स्थापना की गई थी। उसके अलावा हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में ही है, अहमदाबाद केवड़िया में डियर, जो 182 मीटर की है, याद रखिएगा 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो सरदार सरोवर डैम के बगल में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित की गई है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मोरबी गुजरात में लॉन्च किया गया है ये हनुमान जी की एक प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई कितनी है डियर, तो 108 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा है, प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है हनुमान जी 4 धाम परियोजना। ठीक है, एक नई परियोजना शुरू की गई है हनुमान जी के लिए। इस दिवस पर हनुमान जी 4 धाम परियोजना के माध्यम से इस आपकी प्रतिमा का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया है। और इस परियोजना में अन्य स्थल कौन कौन से हैं जो जुड़े हुए हैं, पहला तो आपने गुजरात में देखा, और इसके अलावा इसमें और कौन से स्थल हैं, तो एक है शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है,
ठीक है, दूसरा है रामेश्वरम जो इस समय बन रहा है, और तीसरा है पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से 4 स्थल हैं डियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला एक पॉइंट था, पहला था मोरबी गुजरात में, उसके अलावा जो 3 नए स्थल हैं शिमला में, रामेश्वरम में और पश्चिम बंगाल में, ये 4 महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन 4 धाम की यात्रा परियोजना के तहत जो है हनुमान जी की इस प्रतिमा को स्थापना किया गया है। 108 फीट इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रतिवर्ष शीर्ष स्तर पर सेना कमांडरों का सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन कब होता है डियर? अप्रैल और अक्टूबर महीने में। ठीक है, अप्रैल और अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा, सेना कमांडरों का सम्मेलन। सेना कमांडरों की बात करें तो सेना जो है हमारे देश में 3 भागों में बटी हुई है, थल सेना, जल सेना, वायुसेना और जल सेना। ठीक है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। थल सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं डियर, 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। जल सेना दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। ठीक है, और अभी हाल ही में करंट से संबंधित है, मनोज कुमार जी को जो है नया थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया है डियर? मनोज कुमार जी को नया थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इस समय हमारे जो नए इस समय CDS हैं, उनका नाम क्या है? CDS का नाम है मनोज मुकुंद नरवड़े। मनोज मुकुंद जी हैं CDS नए जो हमारे देश के हैं, क्योंकि हमारे देश के जो पहले CDS से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक नया पोस्ट बनाया गया था डिफेंस में, जो तीनों सेनाओं का नेतृत्व करता था, विपिन रावत जी, उनका जो है तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से उनका देहांत हो गया था उनके परिवार के साथ में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अप्रैल और अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किस भारतीय राज्य ने थाईलैंड सरकार के साथ में, पहला पॉइंट जो याद रखना है आपको, किस सरकार के साथ में? तो थाईलैंड की सरकार के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस क्षेत्र में निवेश के लिए डियर? तो व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए यह समझौता किया गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना की सरकार के द्वारा। ठीक है, तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। तेलंगाना की बात करें तो ये हमारे देश का जो है 2014 में राज्य बना था तेलंगाना, जिसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था इस आपके राज्य को, तेलंगाना को। 2014 में एक नया राज्य बना था, जिसके द्वारा थाईलैंड सरकार के द्वारा जो है इसमें एक समझौता किया गया है व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए। इसी तेलंगाना में अभी आपको हमने बताया था रामप्पा टेम्पल। ठीक है, रामप्पा जो टेम्पल है इसी तेलंगाना में है, जहां पर एक प्रकार से जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 29वें स्थल के रूप में। जल मार्ग सम्मेलन 2022, क्वेश्चन हमारा क्या है डियर? जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? डिब्रूगढ़, आसाम में। ठीक है, जल मार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन डिब्रूगढ़, आसाम में किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिब्रूगढ़, आसाम में जल मार्ग महासम्मेलन, क्योंकि यहीं पर एक प्रकार से काफ़ी बड़ा जल मार्ग है, भारत का इंटरनल जो क्षेत्र प्रकार से परिवहन मार्ग है, जलीय परिवहन ब्रह्मपुत्र नदी में है, और ब्रह्मपुत्र नदी में ही दुनिया का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है जिसका नाम है माजुली, यहीं पर स्थित है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है डियर, जब ये पहुंचती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। जब ये आपकी बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जमुना के नाम से जानते हैं। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जब आगे चल के गंगा नदी से आकर मिल जाती है, तो ये गंगा जो यहाँ पर पद्मा के नाम से आती है बांग्लादेश में, और ये इधर जमुना के नाम से आती है, और दोनों जब मिलती हैं तो एक प्रकार से इनका नाम परिवर्तित होकर हो जाता है मेघना नदी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और आसाम में ही आपका मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है डियर? इसी आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसी आसाम में है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। जहाँ पे CM कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं इस समय
आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, डिब्रूगढ़ आसाम में। नेक्स्ट हमारा है सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया डियर? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण एवं बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये सारे आपके जो मंत्रालय हैं, इस मंत्रालय को इस समय संभाल कौन रहा है? तो उनका नाम क्या है डियर? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जी के द्वारा इस समय जो आपका जलमार्ग परिवहन मंत्रालय, ये राजमार्ग मंत्रालय है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो नितिन गडकरी जी इस मंत्रालय के इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है डियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तेजी से डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने हेतु फोन पे ने किसके साथ में साझेदारी की है? फोन पे जो एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट ऐप है, उसने किसके साथ साझेदारी की है डियर? तो उसका नाम है Extreme11। एक इंटरनेट एक्सचेंज है Extreme11, जिसके साथ में फोन पे के द्वारा ये साझेदारी की गई है। ठीक है, और इस साझेदारी से फोन पे जो है भारत में इंटरनेट एक्सचेंज में भाग लेने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से नंबर का बन गया है? तो पहला प्लेटफॉर्म बन गया है डियर। और आपको हमने बताया था, कोई भी चीज़ अगर पहली बार होती है, या कोई भी चीज़ दुनिया की सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है, तो वो हमेशा आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इस प्रकार से आंसर हमारा पहला हो जाएगा कि फ़ोन पे जो है इस प्रकार की साझेदारी में इंटरफेस आपका इंटरनेट एक्सचेंज में शामिल होने वाला पहला प्लेटफॉर्म बन चुका है। नेक्स्ट हमारा है Extreme11। कौन सा डियर? Extreme11 की बात की जा रही है। Extreme11 जो है किसके द्वारा संचालित एक परियोजना है? तो ये है आपका एक्सट्रीम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जिसके द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जाता है। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिजिटल पेमेंट से संबंधित, क्योंकि हमारे देश में डिजिटल पेमेंट से कई सारे अन्य ऐप भी हैं, जिनमें आप गूगल पे का नाम जानते हैं, जिसको गूगल के द्वारा संचालित किया जाता है। भीम का नाम जानते हैं, भीम यूपीआई जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसको एक प्रकार से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। एक आपका पेटीएम है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं डियर आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, जहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे याद रखिएगा। चलिए तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में कितने प्रतिशत की, एक ये क्वेश्चन आपका है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत ने कितने मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात किया है? भारत ने कितने मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात किया है डियर? तो ये 4600 मिलियन डॉलर आपके मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात भारत ने किया है। एक बहुत ही बड़ी मात्रा में भारत से चीनी के निर्यात में वृद्धि हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन इस समय इंपॉर्टेंट बन गया है। 4600 मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात किया गया है, जो 2013 से 14 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है? तो लगभग 291% की वृद्धि को दर्शाता है। याद रखिएगा, 291% की। यह आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है डियर? तो भारत की जो आपके वाणिज्य विभाग है, वाणिज्य खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के द्वारा इस आंकड़े को जारी किया जाता है। आइए अगर हम मैप के थ्रू इसको थोड़ा सा देखना चाहें डियर, तो याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2021-22 की बात की जा रही है। भारत ने चीनी का सर्वाधिक निर्यात इसमें किन देशों के साथ में किया है? कौन से देशों को भारत ने सबसे ज़्यादा चीनी भेजा है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया को भारत ने 769 कितना डियर? 769 मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात किया है। बांग्लादेश के साथ में भारत ने 561 मिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात किया है। सूडान को भारत ने 530 मिलियन डॉलर की चीनी भेजा है, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात को 270 मिलियन डॉलर की चीनी भेजा है। याद रखिएगा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट देश हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। याद रखिएगा सारे पॉइंट। और संयुक्त अरब अमीरात में ही भारत के द्वारा पहला विदेश में स्थापित किया जाने वाला आपका आईआईटी जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो इस समय देश में कुल चीनी उत्पादन में 80% हिस्सेदारी किसकी है? देश में सबसे ज़्यादा जो चीनी का उत्पादन होता है, उनमें से 100% में से 80% हिस्सेदारी किन राज्यों की है? तो याद रखिएगा, पूरे देश के
100% चीनी में से 80% केवल 3 राज्यों में मिलती हैं। केवल 3 राज्यों में उसका उत्पादन किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, यूपी पहले स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, उसके बाद कर्नाटका है। ये तीनों क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि क्रम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूपी पहले स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर कर्नाटका है। और प्रमुख जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं डियर? तो प्रमुख जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं उनमें सबसे प्रमुख तो आप याद रखिएगा यूपी है, लेकिन इनके अलावा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु, ये सारे क्षेत्र भी प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें अगला पॉइंट, तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डियर, किसे नियुक्त किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रॉबिन उथप्पा को बनाया गया है। ठीक है, रॉबिन उथप्पा को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था डियर? तो अक्षय कुमार को बनाया गया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर। उत्तर प्रदेश में ODOP का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो कंगना रनौत को बनाया गया है, कंगना रनौत को बनाया गया है। उसके अलावा हमारे देश में अगर बात करें तो हमारे देश में डियर गुजरात पर्यटन, ठीक है, यानी आपका गुजरात टूरिज्म, उसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, कौन सा, इसको हम लिख सकते हैं SBM स्वच्छ भारत मिशन, उसके अलावा पल्स पोलियो मिशन यानी पल्स पोलियो अभियान, इन सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उनका नाम है अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को बनाया गया है इन सारी चीज़ों में ब्रांड एम्बेसडर। पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है डियर? ये आपका कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को राज्य सरकार द्वारा किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इस समय इस मंत्रालय को संभाल कौन रहा है डियर? तो उनका नाम है मनसुख मांडविया। क्या नाम है? मनसुख मांडविया इनका नाम है, याद रखिएगा। इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और NIMHANS बेंगलुरु के द्वारा जो है इसका जो है एक प्रकार से निर्देशन किया जा रहा है इस आपके कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का। नेक्स्ट हमारा है द बाय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशंस अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है डियर? इनका नाम क्या है? राजेश तलवार जी। राजेश तलवार जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लिखी गई है। द बाय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इस किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके पॉलिटिकल ड्रामा से संबंधित है एक प्रकार से, जिसको राजेश तलवार जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा पॉइंट है डियर यहाँ पर कि NI ये आपका जो है NHPC लिमिटेड ने हाइड्रोजन परियोजना विकसित करने हेतु किस जिला प्रशासन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, किस परियोजना के लिए? तो हाइड्रोजन परियोजना को विकसित करने के लिए। आपको हमने बताया था कि आने वाले समय में ये हाइड्रोजन जो परियोजना है इतनी विकसित होने वाली है क्योंकि हमारे देश में प्रदूषण रहित ईंधन की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम है हाइड्रोजन परियोजना। और ये समझौता ज्ञापन पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो चंबा हिमाचल प्रदेश के ने NHPC लिमिटेड के साथ में ये आपका समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है डियर? प्रतिवर्ष इसका आयोजन कब किया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका विषय क्या है? लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी एक प्रकार से अगर कहीं आग लग जाती है तो उससे अपना बचाव कैसे करें और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ये इसका थीम रखा गया है, इसका विषय रखा गया है। 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है डियर, यहां पर भारत की पहली मेड इन इंडिया, नेक्स्ट हमारा यहां पर पॉइंट क्या था, भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट, डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट का नाम क्या रखा गया है, ये भारत की पहली मेड इन इंडिया डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट है और इसका नाम क्या रखा गया है डियर, तो इसका नाम है DO-228, ये नंबर याद रखिएगा 228, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपका यही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो DO-228 विमान इसका जो है भारत का मेड इन इंडिया के तहत निर्मित पहला डोर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट है, ठीक है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए इस विमान को हरी झंडी किसके द्वारा दी गई है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी हमने आपको बताया था एक प्रकार से उड्डयन मंत्री भी हैं, ठीक है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया एक प्रकार से नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस समय संभाल रहे हैं, याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा इसको परमिशन दिया गया है DO-228 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या डियर, वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन, कौन सा, वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है डियर, ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। गुजरात में कई सारी चीजें हो रही हैं डियर, याद रखिएगा, गुजरात काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है इस समय आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। उसके अलावा व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है हमारे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। इसी पे डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना है इसी गुजरात में। यहीं गुजरात के अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। खेल महाकुंभ का आयोजन इसी गुजरात में किया गया है डियर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुजरात से संबंधित, क्योंकि कई सारी नई नई चीज़ें यहाँ पर हुई हैं और ये करंट अफेयर से संबंधित है। और गांधीनगर गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस समय यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो आचार्य देवव्रत जी यहाँ के 20वें राज्यपाल हैं गुजरात के, याद रखिएगा। और जो गुजरात राज्य है एक प्रकार से ये महाराष्ट्र से अलग होकर के तब एक राज्य बना था, याद रखिएगा 1960 में, 1960 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या डियर कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ में आत्मनिर्भर भारत प्राप्त करने का एक समझौता किया है। ठीक है, यानी आत्मनिर्भर भारत के मिशन को प्राप्त करने के लिए, यानी एक प्रकार से भारत में सारी चीज़ों को मेड इन इंडिया के तहत बनाने के लिए समझौता किया गया है। और ये किसने किया है? तो ये एक समझौता किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, IIT मद्रास के साथ में ये समझौता किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इस समझौते का उद्देश्य क्या है डियर? तो विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशीकरण प्रयासों को समर्थन देना। यानी हमारे देश में हर एक वस्तु को, जितनी भी चीज़ें हम बाहर से आयात करते हैं, दूसरे देशों से मंगाते हैं, जो भी उपकरण, क्योंकि अभी हमने आपको कुछ दिन पहले इंडेक्स भी बताया था जिसमें भारत ने 2021 में दुनिया के सबसे ज़्यादा उपकरण को आयात किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा IIT मद्रास के साथ में ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, हाल ही में मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार, कौन सा डियर? मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 की बात की जा रही है। मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रभात पटनायक जी को। ठीक है, प्रभात पटनायक जी को चुना गया है मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार के लिए। आपको पता होगा ज्ञानपीठ अवार्ड की घोषणा हो चुकी है जिसे नीलमणि फुकन जी को दिया गया है। असमी एक लेखक हैं, ठीक है, आसाम के लेखक हैं नीलमणि फुकन, जिन्हें दिया गया था। और ये आपका मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार प्रभात पटनायक जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने EDAR का मतलब क्या होता है? यानी डिजिटल विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट का एक प्रकार से शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है डियर? ये शुभारंभ किया गया है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में हमने आपको अभी बताया था कि ये जो आपका मंत्रालय है कौन संभाल रहा है, तो उनका नाम है नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, नितिन गडकरी के द्वारा ये संभाला जा रहा है। भारत इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा तेजी से सड़कों का निर्माण करने वाला देश बना हुआ है। और इस पोर्टल का शुभारंभ किस उद्देश्य के लिए किया गया है, तो सड़क दुर्घटना के आसान मुआवजा दावों के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ताकि सड़क दुर्घटना में जो लोग एक्सीडेंट होता है, जिनकी मृत्यु होती है, उन सारे लोगों को किस प्रकार से मुआवजा दिया जाए, इसके लिए ये आपका पोर्टल शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डियर, अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन क्या है कि विश्व कला दिवस कब मनाया गया है। विश्व कला दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है डियर, तो इसको मनाया गया है 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे। और ये एक विश्व कला दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके द्वारा अभी आपको हमने बताया भी था विश्व विरासत स्थलों की भी घोषणा की जाती है। ठीक है, यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो पेरिस में है डियर, याद रखिएगा। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है। और इसी पेरिस को दुनिया की फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी पेरिस में आयोजित होने वाला है 2024 का ओलंपिक, ये भी याद रखिएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा डियर, पेरिस में आयोजित होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाल ही में सामिया सुलूह हसन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर किसी पोस्ट पे किसी महिला की नियुक्ति होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर। और यहाँ पर सामिया सुलूह हसन को कौन सी देश की महिला राष्ट्रपति चुना गया है, तो उस देश का नाम है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है तंजानिया, जहाँ पर इनकी नियुक्ति की गई है। और तंजानिया की कैपिटल क्या है, तो डोडोमा इसकी कैपिटल है तंजानिया की। और राष्ट्रपति कौन बनी है, शमीमा, यहाँ पर सामिया सुलूह हसन को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से आज के सेशन के सबसे अंतिम स्लाइड पर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं डियर। ठीक है, लास्ट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं कि जो तंजानिया है किस उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक किलिमंजारो है। ये दुनिया आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। ठीक है, अब अफ्रीका का है तो एशिया को आपको पता होना चाहिए। एशिया में कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है डियर। कौन सा, माउंट एवरेस्ट है एशिया में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपका विश्व विरासत दिवस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है विरासत और जलवायु। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डियर यहाँ पर समाप्त होते हैं। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और हम लोग फिर से मिलते हैं अपनी नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।